तो दोस्तों फाइनली हम अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसी महीने हम सीजन 4 को भी एक्सप्लेन कर देंगे, साथ ही उसके जितने भी पार्ट्स आए हैं सबको एक साथ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में सिर्फ सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन होगी जो कि बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रहने वाली है। यानी कि यहाँ मैं सिर्फ मेन स्टोरी पे फोकस करूंगा, साइड स्टोरीज को इग्नोर कर रहा हूँ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनिमे पसंद है, साथ ही अगर आपको सुपर हीरो जैसा कंटेंट भी पसंद है, तो मेरा एक दूसरा चैनल लोगिनियन भी है, जिसे सब्सक्राइब करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इंटरेस्टेड है तो ही सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मत कर देना। वहीं इस वीडियो को समझने के लिए आपको सीजन 1 और 2 की कहानी को जाननी होगी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन वगैरह में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 3 के ओपनिंग सीन में हम लेवी स्क्वाड को एक कॉटेज में छिपा हुआ देखते हैं, जहां हांजी एरन पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म कर रही थी, ताकि एरन अपनी हार्डनिंग पावर को कंट्रोल करके वॉल को सील करने में हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद यहाँ हांजी के खबरी आते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि पास्टर निक, जिन्हें उसने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था, उनका कत्ल हो गया है और इसके पीछे इंटीरियर मिलिट्री का ही हाथ है। यहाँ कॉटेज में लेवी सोच रहा होता है कि शायद किसी वजह से उनकी गवर्नमेंट आम जनता तक टाइटन्स की रियलिटी की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहती, इसीलिए वो स्काउट्स को गद्दार करार करके फ्रेम कर रही है। और उसका ये ख्याल कंफर्म हो जाता है जब यहाँ उनका एक मैसेंजर आकर बताता है कि वहां टाउन में कमांडर एरविन को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्काउट्स को गद्दार करार कर दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया को ढूंढने में लग गई है। लेवी स्क्वाड डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में जाकर छिपना चाहिए, क्योंकि उनके लिए शहरी इलाके में जाकर छिपना ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ जीन और आर्मिन अपने आप को एरन और हिस्टोरिया की तरह ड्रेसअप कर लेते हैं, ताकि वो सोल्जर्स को चकमा दे सके। लेकिन रास्ते में उन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है और मौके पे यांडारी मिकासा आकर उन्हें बचा लेती है। यहाँ लेवी और उसकी स्क्वाड इंश्योर कर रहे थे कि एरिन और हिस्टोरिया को सेफ रखा जाए, लेकिन तभी यहाँ केनी आ जाता है, जो कि इन पे अटैक कर देता है और हिस्टोरिया एंड एरिन को किडनैप करके ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हांजी एरविन से मिलती है और उसे बताती है कि मिलिट्री इस समय एरिन के पीछे लगी हुई है। यहाँ लेवी उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने पहले एरिन और हिस्टोरिया को पकड़ने की कोशिश की थी। उस आदमी का नाम डीनो रीव्स था और वो इन्हें बताता है कि उसने ऐसा सिर्फ ट्रॉस के लोगों को बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करता तो गवर्नमेंट ट्रॉस के लोगों को हार्म कर सकती थी। लेवी डीनो से उन दोनों लोगों का नाम पता लगा लेता है जिन्होंने पास्टर निक को मारा था। लेवी और हांजी उन दोनों लोगों को इंटरोगेट करते हैं, जिनसे उन्हें पता लगता है कि इस समय उनका जो किंग है वो दरअसल एक पपेट किंग है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि हिस्ट्री में पपेट किंग का टर्म उस राजा के लिए यूज किया जाता है जो बस नाम का राजा होता है और वो किसी और के ऑर्डर्स का पालन करता रहता है। जैसे कि इस केस में ये किंग बस नाम का किंग था और वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहा था। वो दोनों इन्हें बताते हैं कि थ्रोन का असल हकदार हिस्टोरिया है, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हिस्टोरिया दरअसल रॉड रीस की नाजायज बेटी थी, जिसका नाम बदलकर क्रिस्टा लिंस रख दिया गया था। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉड रीस के आदमी आकर रात को डीनो को जान से मार देते हैं, क्योंकि उसने उनका सीक्रेट रिवील कर दिया था। यहाँ हांजी एरविन से बात होने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि गवर्नमेंट एरिन के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि उन्हें एरिन के अंदर का टाइटन चाहिए। इसकी फाउंडेशन पावर का वो अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वो एरिन को खा जाएंगे। जी हाँ, दरअसल अगर आपको याद हो तो किसी टाइटन शिफ्टर की पावर्स एक नॉर्मल ह्यूमन में शिफ्ट हो सकती हैं अगर वो नॉर्मल ह्यूमन उस टाइटन शिफ्टर को खा ले, और गवर्नमेंट भी यही करना चाहती है। यहाँ हम कमांडर पिक्सीज को एरविन के पास देखते हैं, जहां एरविन पिक्सीज से कहता है कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देगा और थ्रोन की असली हकदार यानी कि हिस्टोरिया को वापस ले आएगा। अब जैसे ही ये बात मिलिट्री तक पहुंचती है, वो लोग आम जनता में ये झूठी खबर फैला देते हैं कि डीनो का कत्ल लेवी स्क्वाड नहीं किया है और वो लोग ट्रेटर्स हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जगह जगह स्काउट्स को अरेस्ट किया जाने लगता है और यहाँ लेवी स्क्वाड एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां जंगल के रास्ते में उन पर मार्लो और हिच नाम के 2 ऑफिसर्स अटैक करते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें ओवरपावर करके उन्हें सब सच बताते हैं, जिसके बाद मार्लो और हिच भी इनकी साइड हो जाते हैं और उन्हें एक ऐसे मिलिट्री पोस्ट के बारे में बताते हैं जहां उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी देखने नहीं मिलेगी। वो लोग उस मिलिट्री पोस्ट को कैप्चर कर लेते हैं और लेवी इन ऑफिसर से हिस्टोरिया और एरन की लोकेशन निकाल लेता है। इसके बाद हांजी यहाँ ट्रॉस डीनो के बेटे से मिलती है, जिसने दरअसल उस दिन अपने डैड का कत्ल देखा था। हांजी ये सच्चाई पब्लिक में ले आती है, जिससे लोगों का गवर्नमेंट और मिलिट्री से विश्वास हट जाता है। वहीं कोर्ट में एरविन बताता है कि अगर गवर्नमेंट ने अभी एक्शन नहीं लिया तो एक सिविल वॉर होने की संभावना है। तभी अचानक ही कुछ ऑफिसर्स यहाँ आकर बताते हैं कि वॉल रोज पे अटैक हुआ है और ये
सुनते ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑर्डर देते हैं कि सभी वॉल्स को क्लोज कर दिया जाए, विच मींस कि वॉल्स के बाहर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें गवर्नमेंट मरने के लिए छोड़ रही थी। सभी लोग ये ऑर्डर सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और तभी यहाँ डैलिस जैकरी आता है जो कि इन लोगों को बताता है कि ये एक मेड अप न्यूज है ताकि गवर्नमेंट का असली चेहरा सबके सामने आ सके। ये सब देखकर मिलिट्री भी लेवी स्क्वाड्स की साइड हो जाती है और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एरन को एक केव में बंधा हुआ देखते हैं एंड गेस व्हाट, एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि रॉड रीस ही था। जी हाँ दोस्तों, रॉड और हिस्टोरिया एरन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं जिससे एरन को अपने बचपन के कुछ विजन्स आते हैं जहां वो देखता है कि कैसे एक टाइटन ने उसकी मां को खा लिया था, जिसके बाद उसके डैड ग्रीशा यीगर ने उसे बेसमेंट की की दी थी, जिसके बाद एरन को उन्होंने एक टाइटन सीरम से इंजेक्ट कर दिया था। यहाँ रॉड हिस्टोरिया को बताता है कि एरन के डैड ग्रासिया ने ही रॉड की पूरी फैमिली को जान से मार दिया था और फ्रीडा की फाउंडिंग टाइटन पावर को भी चुरा लिया था। रॉड हिस्टोरिया को कार्ल फ्रिट्ज के बारे में बताता है जो कि एल्डिया का किंग था और वही रिस्पॉन्सिबल था एल्डिया के डाउनफॉल के लिए। जब एल्डियन एम्पायर बुरी तरह टूट गया था तब कार्ल ने अपना पूरा एम्पायर पैराडाइस आइलैंड में शिफ्ट कर लिया जहां उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर से बड़ी बड़ी वॉल्स वगैरह बिल्ड कर दी और पैराडाइस आइलैंड के लोगों की मेमोरीज से बाहर की दुनिया की यादों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, जिसके बाद उसने अपना खुद का नाम बदलकर कार्ल फ्रिट्ज से कार्ल रीस रख लिया। जी हाँ, अब यहाँ रॉड हिस्टोरिया से कहता है कि एरन के पास जो फाउंडिंग टाइटन की पावर है वो दरअसल रीस फैमिली की अमानत है और इसीलिए हिस्टोरिया को ये पावर वापस लेनी होगी। एरन भी इसके लिए मना नहीं करता और मरने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हिस्टोरिया ऐसा नहीं करती और रॉड से टाइटन सीरम लेने से मना कर देती है, जिसके बाद रॉड खुद वो टाइटन सीरम पी लेता है और एक जाइजेंटिक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी केव गिरने लगती है बट एरन अपनी हार्डनिंग पावर से सबको बचा लेता है। यहाँ रॉड का टाइटन बेकाबू होकर तबाही मचाने लगता है और इसीलिए एरन उसके मुंह में बहुत सारे एक्सप्लोजिव डाल देता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और इससे पहले कि वो रीजनरेट होता हिस्टोरिया उसका गला काट देती है और पब्लिक के सामने रिवील कर देती है कि वो उनकी क्वीन है। इसके बाद हम हिस्टोरिया की क्राउनिंग सेरेमनी देखते हैं और पैरेलल सीन में हम राइनर को बीस्ट टाइटन से हारा हुआ देखते हैं जहां ज़ीक कहता है कि जाओ और एरन को पकड़कर मेरे पास लाओ। वहीं दूसरी तरफ केनी मरते वक्त लेवी को बताता है कि वो लेवी का रिलेटिव है, मींस वो लेवी का अंकल है और मरने से पहले वो लेवी को एक लास्ट टाइटन सीरम देकर दम तोड़ देता है। वहीं हांजी यहाँ एक टाइटन किलर वेपन पे काम कर रही होती है और सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो शिगान शीना और वॉल मारिया को एरन अपनी हार्डनिंग पावर यूज करके सील कर देगा। वहीं दूसरी तरफ राइनो और बरूटो शिगान शीना में एरन के आने का वेट कर रहे होते हैं। एरन और बाकी स्काउट्स यहाँ शिगान शीना में केप एंड हुड्स वगैरह पहनकर आते हैं ताकि कोई भी एरन को पहचान ना पाए और एरन सक्सेसफुली शिगान शीना की वॉल को सील कर देता है और वॉल मारिया की तरफ मूव करता है। इतने में ही वॉल के बीच से राइनर निकलता है और एरन पे अटैक कर देता है और इससे पहले कि लेवी राइनर को जान से मार पाता राइनर अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ठीक इसी समय यहाँ बीस्ट टाइटन भी अपनी टाइटन टीम के साथ आ जाता है, जिसके बाद यहाँ जोरदार वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो लड़ाई थी वो अमेजिंग थी, इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं मतलब एक्सप्लेनेशन में, बट हाँ मैं इतना बता सकता हूं कि एरन बिना टाइम वेस्ट किए टाइटन फॉर्म में आ जाता है और वो और स्काउट्स के साथ मिलकर ऑलमोस्ट राइनर को जान से मार ही दिए थे कि तभी यहाँ राइनर की एक और हिडन पावर का खुलासा होता है। राइनर बाकी टाइटन शिफ्टर से एडवांस था क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर कर सकता है, विच मींस कि जहां बाकी टाइटन्स का सर काट देने पे वो लोग मर जाते हैं सिंस उसकी कॉन्शियसनेस उनके सर में होती है, वहीं राइनर अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देता है मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल हिम। इसी बीच बीस्ट टाइटन स्काउट्स की तरफ एक बैरल फेंकता है जिसके अंदर बरूटो बैठा था और बरूटो जैसे ही कोलोसन टाइटन में शिफ्ट होता है यहाँ एक एटॉमिक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। अब इन तीन टाइटन्स को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन तभी आर्मिन नोटिस करता है कि जब जब कोलोसल टाइटन अपनी स्टीम यूज करता है वो थिन होता चला जाता है और ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो सीधे अपना ओडियन गियर कोलोसल टाइटन के दांतों में लगा देता है और कोलोसल टाइटन को अपना मैक्सिमम स्टीम यूज करने में मजबूर कर देता है। इसी बीच एरन कोलोसल टाइटन पर पीछे से अटैक करता है और बरूटो को कोलोसल टाइटन से बाहर खींच लेता है। अब यहाँ इस अटैक से हुआ यह था कि आर्मिन कोलोसल की स्टीम से पूरी तरह झुलस गया था, लेकिन somehow he was still alive। यहाँ हांजी की एंट्री होती है जो अभी तक जिंदा थी और वो स्काउट्स के साथ मिलकर राइनर को कैप्चर कर लेती है, जिसके बाद उन्हें राइनर के पास से एक लेटर मिलता है जो कि अमीर का था। कुछ ही समय में यहाँ ज़ीक राइनर को बचाने आता है लेकिन एरन उसे रोक लेता है, जिस पर ज़ीक एरन को बताता है कि वो और एरन दोनों ही एरन के डैड ग्रीशा येगर के विक्टिम्स हैं। तभी यहाँ लेवी आता है और मौका देखकर ज़ीक यहाँ से राइनर को फ्री करा कर ले जाता है। अब लेवी आर्मिन को बचाने के लिए उसे लास्ट टाइटन
सीरम का शॉट देने ही वाला होता है कि तभी यहाँ एक स्काउट घायल इरविन को ले आता है और पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है कि वो इन दोनों में से किसे सेव करे। फाइनली वो लोग आर्मिन को चूज करते हैं, जिसके बाद आर्मिन टाइटन बनकर बरूटो को खा लेता है और कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद लेवी स्क्वाड एरन के बेसमेंट में जाते हैं, जहां एरन के पास वाली की यूज करके उन्हें एक कपबोर्ड में से 3 बुक्स मिलती है और यहां से इन्हें पता लगता है कि उनकी पैराडाइज आइलैंड पूरी दुनिया का बस एक छोटा सा आइलैंड है और आउटसाइड वर्ल्ड से कटा हुआ है। बाहर मार्ले नाम का एक देश है जहां टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और लोग खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। यहां से इन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है कि जो भी लोग यहाँ पैराडाइज आइलैंड में रह रहे हैं उन्हें एल्डियंस और सब्जेक्ट्स ऑफ ymir कहा जाता है। सो बेसिकली ये ymir की कहानी का वो कैरेक्टर है जिससे ये सब स्टार्ट हुआ। मार्लेंस का मानना है कि ymir को अपनी ये पावर्स डेविल के साथ एक डील के दौरान मिली थी। 2000 साल पहले ymir के विलेज पर अटैक किया गया था और उसके विलेजर्स को इनस्लेव कर लिया गया था। ymir भी इनस्लेव्स में से एक थी और फ्रिट्ज ने ymir को अपने शिकार के लिए एज अ बेट यूज किया और उससे बचकर भागते भागते ymir एक विशालकाय पेड़ के सामने आ गई, जहां बिना रियलाइज करते हुए आगे बढ़ते ही वो एक सिंक होल में जा गिरी। यहाँ ymir एक मिस्टीरियस स्पाइन लाइक क्रीचर से फ्यूज कर गई, जिसके बाद उसके पास वो पावर्स आ गई जो कि आज के टाइटन्स के पास पाई जाती हैं। अपनी नई पावर्स के साथ ymir वापस फ्रिट्ज के पास आई और उसने एल्डियंस के लिए फर्टाइल लैंड, ब्रिजेस एंड अदर बेनिफिशियल वर्क किया। एज अ रिवॉर्ड फ्रिट्ज ने ymir के साथ ही शादी कर लिया और उससे फ्रिट्ज की 3 बेटियां हुई, जिनका नाम था मरिया, रोज एंड शीना। 13 साल बाद जब ymir की डेथ हुई तब फ्रिट्ज ने अपनी तीनों बेटियों को अपनी मदर यानी ymir की क्रॉप्स को खाने के लिए फोर्स किया, क्योंकि यही एक तरीका था ymir की टाइटन पावर को नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करने का। तो इस तरह ymir की टाइटन पावर्स 9 टाइटन्स में डिवाइड हो गई, जो कि तब से ही फ्रिट्ज की ब्लड लाइन्स और एल्डियंस को सर्व करते आ रही थी। सो ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये एल्डियंस है और समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां कई कंट्रीज हैं, जैसे कि मार्ले जो कि एल्डियंस को राक्षस समझते हैं। सीजन के एंडिंग सीन में एरन समुद्र के उस तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि वहां हमारे दुश्मन हैं और उन सबको खत्म करने के बाद हम सब फ्री हो जाएंगे, और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एंड एज आई सेड कि मैं इसी महीने सीजन 4 के पार्ट्स को भी ले आऊंगा, यानी कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है, और अगर आप उसे मिस करना नहीं चाहते चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगेन चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।